फ्रेंड्स वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व कर रहे हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको दे रखा है अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो शैशवावस्था का बालक तो आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही कट। ठीक है, अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, 2 से लेकर के 6 वर्ष। ठीक है, तो इसमें भी बच्चा आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा। माध्यमिक बाल्यावस्था की बात करें तो ये इसकी जो एज होती है वो होती है 7 से 12 वर्ष, और इसमें बच्चा कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर लेता है, जो चीज़ें उसके सामने है। बट जो चीज़ें उसके सामने नहीं है यानी अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये भी आपका कट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बचता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच और साथ ही साथ उसके अंदर पहचान का संकट होता है। ठीक है, अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था से रिलेटेड एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी अवधि जो है 2 से 6 वर्ष होती है और ये भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, सबसे संवेदनशील अवधि होती है। तो ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको याद रखिएगा। भाषा विकास का सेंसिटिव पीरियड पूछ दे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर दे रखा है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है आपकी। विकास का एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही दे रखा है। ठीक है, बट हमें नहीं बताना है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, तो ये भी आपके विकास का सिद्धांत है, तो ये भी बात सही दे रखी है। उसके बाद में दे रखा है विकास पैर से सिर की दिशा की ओर, सिर की दिशा में होता है, जो कि क्या है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है और इसमें नहीं पूछा है, सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे चलता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। ठीक है, ना कि पैर से सिर की तरफ। सेफ्लोकॉर्डल इसे बोलते हैं, यानी सिर से पैर की तरफ जो है हमारा विकास होता है, तो यही वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन डी दे रखा था, केंद्र से बाहर की ओर, तो जिसे प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, यानी बच्चे का विकास कैसा होता है, सेंटर टू पेरिफेरा। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, तो यहाँ पर नहीं पूछा था। हमारा विकास वैसे तो चलता है हेड टू टो। ठीक है, यानी सिर से पैर, बट इसमें क्या दे रखा है, पैर से सिर, तो नहीं पूछ रखा है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन दे रखा है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए यहाँ पर गलत तरीका आपसे पूछ रखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ तीनों ही बातें जो है सही दे रखी है, बट गलत पूछा है, तो इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पर दे रखा है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही इजीली ढूंढ पाओगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, शिक्षण अभ्यास निष्पक्ष रूप से, तो ये तो आपका ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण, तो हमें नियंत्रण नहीं करना है, बच्चे को खुद खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि उस पर नियंत्रण करना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, तो क्या है, ये जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, सही दे रखा है।
तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, ये भी तो कट है, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखिए बाधक दे दिया, यानी ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बाधक रोकना, ठीक है, ये सारी नियंत्रण करना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो आपको इनसे मतलब जब भी ऑप्शन में दिखे तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा, ठीक है। देखिए आप टैग वर्ड का तभी यूज कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए रहोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टैग वर्ड पढ़ के जाओ और एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे, तो नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, उसके साथ आप टैग वर्ड का यूज़ करेंगे, तभी वो आपके लिए अच्छी चीज़ होगी। नहीं तो आपको टैग वर्ड अगर आप पढ़ के जाए तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसके बाद ही आप टैग वर्ड का यूज़ करें। दे रखा है सेकंड ऑप्शन, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तो देखिए ये तो आपकी बात बिल्कुल गलत दे रखी है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो कहाँ से होता है, हमारे इन्वायरमेंट से ही तो होता है, और कुछ हद तक हमारे हेरिडिटी से होता है। तो इसमें तो दे रखा है अप्रभावित है, तो ये भी आपका कट जाएगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, नहीं, ये भी क्या बात दे रखी है आपकी गलत। प्रत्येक बच्चा निश्चित तरीके से थोड़ी सीखेगा, ठीक है, वो तो अपनी एबिलिटी अपनी क्षमता के अनुसार सीखेगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखेगा, तो ये भी गलत है आपका। उसके बाद में फोर्थ है, खेलना संज्ञान और सामाजिक क्षमता के लिए सार्थक है, जो कि क्या है, आपकी बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दे रखा है बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृक यानी जीन्स, जो हमारे जीन्स जो हमें अपने हेरिडिटी के थ्रू मिलते हैं, का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसमें से बताना है आपका कौन सा कथन जो है राइट है, कि यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में क्या दे रखा था, आनुवंशिकता और वातावरण का 50-50% योगदान है, तो देखिए ये आपकी गलत बात है, ठीक है, 50% नहीं है। हाँ, ये कोई मतलब फिक्स नहीं है कि कितना इन्वायरमेंट का आपका है, कितना हेरिडिटी का आपका है, ठीक है। कुछ केसेस में आपकी हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और कुछ केसेस में आपकी इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 50-50% मतलब एक फिक्स कर देना, तो ये आपका किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। उसके बाद में रखा है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक ही साथ तो होते हैं आपके, तो ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद में रखा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास आनुवंशिकता के लिए आनुवांशिक जरूरी है, तो ये भी क्या आपका गलत दे रखा है। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। दे रखा है यहाँ पर समाजीकरण है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के अनुकूल। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट, जो सबसे सही आंसर होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या दे रखा है, समाज के मानदंडों के अनुकूल, यानी जिसके अकॉर्डिंग हमारा मतलब समाज चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आपको, जैसे नियम क्या होते हैं हमारे चेंज होते रहते हैं समय के साथ में, तो समाज के अनुकूल चलना, यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन आपके इसमें ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूड हो जाएंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दे रखा है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। शिक्षार्थियों का क्षेत्र क्षण का अधिक अभ्यास करवाना, तो देखिए ड्रिल प्रैक्टिस करवाना, अभ्यास करवाना ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपका कभी भी सही नहीं होता है, तो ये आपका कट, ठीक है। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसका मैं सेकंड दे रखा है, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में
ये तीनों ही ऑप्शन आपके कट जाएंगे। ठीक है, क्यों इसका रीज़न मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सॉरी आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर खेलने की बात हो रही है। ठीक है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक है। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ये आपकी पढ़ाई में नहीं यूज़ होगी बस, बट खेल में, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करते तो वो क्या होती है, ये खेल में देखिए जो हमारा माइंड होता है और जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, दोनों ही इंक्लूड होती हैं। तो उससे क्या होगा, जब बच्चा बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उनको जो है वहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। सॉरी, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि खेल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना करें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण, सक्रियकरण। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। यहाँ पर दे रखा है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। अंगीकारक, समायोजित, अनुकूलित, समुचिता। ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, यहाँ पर जो बच्ची है सीता, वो क्या कर रही है, अपने आप को दाल और चावल, ठीक है, जो दाल और चावल है वो खाना सीख गई, यानी वो क्या कर रही है, उन दोनों को मिक्स करके खा रही है। तो यहाँ पर क्या कर लिया, उसने अपनी स्कीमा को अनुकूलित कर लिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमारी बॉडीज भी होती है, तो हम गर्मी में क्या होते हैं, उस अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ठंडी में उसके अकॉर्डिंग जो है कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो हमारी स्कीमा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्याजे के अनुसार उन्होंने बताया कि जो हमारे माइंड है उसमें हर चीज़ के लिए स्कीमा होती है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं कि हर चीज़ का जो है ऑर्गेनाइज वे में हम उसको रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दे रखा है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयभूत, सामाजिक, अनुभाविक। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है, तो जो स्टर्नबर्ग हैं, ठीक है, उन्होंने त्रितंत्र जो सिद्धांत दिया उनमें उसमें जो है किन चीज़ों को संबोधित किया उन्होंने, एक तो आपका आ जाएगा अवयभूत, ठीक है, उसके बाद में संदर्भगत में यहाँ पर देखिए ये वाला भी आपका आ जाएगा, उसके बाद में ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, और एक आ जाएगा आपका अनुभाविक। तीनों को तो उन्होंने संबोधित किया है, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त पूछा है आपका। ठीक है, तो इसलिए आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में स्टर्नबर्ग से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको मॉडरेट शिफ्ट करा रही हूँ, ये जो कि आपके एग्जाम में आया था, क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, तो मैं हार्ड, मॉडरेट और कुछ कुछ इजी क्वेश्चनों को भी यहाँ पर लेके चल रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब आपका लेवल इंक्रीज हुआ है तो सिर्फ आप इजी क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाएंगे तो आपका काम होने नहीं वाला है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को भी आप इग्नोर मत कीजिए, ध्यान में रखिएगा। चलिए, ठीक है, तो देखिए, स्टर्नबर्ग के अनुसार मैंने आपको बताया अवयभूत, अनुभाविक और संदर्भगत, बस उन्होंने सामाजिक कारक की बात नहीं की है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखने की मतलब अवयभूत, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अवयभूत। उसके बाद में जो बुद्धि होती है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत दिया है। एक होता है आपका अनुभाविक, ये जो कि ये वाला है फोर्थ वाला। उसके बाद में संदर्भगत, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दे रखा है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। तो अगर देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो जो हावर्ड गार्डनर है, जो कि आपके मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं,
तो ये क्या बोलते हैं कि प्रत्येक बच्चे में जो है, प्रत्येक व्यक्ति में जो है बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसके अंदर जो है मतलब उसके अंदर से जो है कौन सी बुद्धि उस पर जो है निकल के सामने से, किसी किसी के अंदर जो है, जैसे लता मंगेशकर हो गई, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि थी, संगीत में, ठीक है। उसके बाद में अगर विराट कोहली को ले लीजिए तो उनकी बॉडली कंस्ट्रेटिंग यानी शारीरिक गति बुद्धि थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है विलक्षण योग्यता होती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दे रखा है थ फ च ध्वनिया है स्वनिम रूपिम लेखिम शाब्दिम। तो देखिए इस क्वेश्चन मतलब ये आपको बोल दीजिए रटने वाला क्वेश्चन है, या फिर जो भी जो थ फ च वाली ध्वनिया होती है क्या होती है, आपके स्वनिम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हिंदी में भी ऐसे ही पूछ लेता और इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही पूछता है, ठीक है। तो आपको ये याद ही कर लेना है कि थ फ च जो ध्वनिया होती है आपकी स्वनिम, जो वन वर्ड होती है ना, ठीक है। वन वर्ड क्या मतलब जो एक अक्षर लिखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, उसमें दे रखा है आपका, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो नहीं, ये तो गलत है। सिर्फ और इसमें किसकी बात हो रही है, लड़कों को, ठीक है। ये तो आपका कट जाएगा। लड़के लड़कियां को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, जो कि क्या आपका सही दे रखा है। तो इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना, तो नहीं, ये तो मतलब स्टीरियोटाइप की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ये तो उनकी कोहल वर्ग की स्टेज की बात हो रही है, ठीक है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, तो नहीं, निरुत्साहित करना ये भी आपका कट जाएगा। हमें लड़का लड़की दोनों को जो है जेंडर के बेस पे जज नहीं करना है, हमें दोनों ही जो उनके काम है दोनों को ही देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है ये लड़की है तो इसके लिए इनको मैथ का काम नहीं दिया जाए, लड़कों को ही मैथ का काम दिया जाए, क्योंकि लड़के मैथ में ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं, या फिर जो लड़के हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बाहर का काम दिया जाए, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर पाएंगी। तो इस बेस पे हमको किसी भी तरीके की लड़कों लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है। हमें दोनों को क्या करना है, शिक्षा के बेस पे तो समान ही लेकर के चलना है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। तो इस तरीके के जो कथन होते हैं वो आपके स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देते हैं, बट इनको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर दे रखा है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण के विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षणों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 15 की बात करें तो ये यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रखा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए किसके लिए, तो यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। उसके बाद में ऑप्शन डी दे रखा है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो ऑप्शन 4 तो आपका कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करना, तो नहीं, ऐसा तो मतलब बच्चे पढ़ेंगे ही क्या, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती है, आप उसी को समाप्त कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, यही क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी एनईपी भी है वो भी क्या करती है, एनईपी 2020 वो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बात करती है। तो इसलिए आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर दे रखा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देते हैं। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यक पर सीखने और सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो यही क्या है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इन्हीं चीज़ों पर बल दे रहे हैं आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दे रखा है, विद्यालय आधारित आकलन
ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों की अगंभीर और लापरवाह बनाता है, तो ये तो आपका कट हो जाएगा। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, तो देखिए ये भी आपका कट हो जाएगा, जवाबदेही थोड़ी बस कम करता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा, तो बाधा भी आपका गलत है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, जो कि क्या आपका करेक्ट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दे रखा है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। तो देखिए जो सीखने का तत्परता है ये थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम की ओर संकेत करती है, यानी बच्चा तभी सीख पाएगा जब वो सीखने के लिए तत्पर होगा। अदरवाइज आप उसको कितना भी मोटिवेशन दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं सीखेगा। जब वो अंदर से ही नहीं सीखना चाहेगा तो वो नहीं सीखेगा। जब वो सीखने के लिए तत्पर होगा, ठीक है, तभी आप उसको कोई चीज़ सिखा सकते हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था आपका। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बीएड या फिर डीएलएड जो भी आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दे रखा है, एक शिक्षिका को कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से उसे क्या कहना सबसे उचित होगा। तो देखिए पोलियोग्रस्त ये आपका गलत है। पहिया कुर्सी वाले बच्चे, ये भी मतलब किस तरीके के वर्ड है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है, बहुत ही मतलब अच्छे वर्ड नहीं है। जो आपकी आरटीआई है ना वो भी यही बोलती है कि इस तरीके के वर्ड का नहीं यूज़ करना है। हमें क्या करना है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ यानी शारीरिक दिव्यांगता, ठीक है, इसका यूज़ करना है। उसके अंदर रखा है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। मोहल खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी गलत है आपका। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। असुविधाग्रस्त यानी डिसेबिलिटीज है बच्चे के अंदर कोई, ठीक है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक विघ्न, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, व्यवहारगत विघ्न। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त जो है आपके निम्नलिखित में से सभी के कारण जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है ये आपके उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सॉरी गाइज, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन आपका कट गया है, तो 23 देख लेते हैं। 22 मैं आपको अगले सेशन में जो आपकी क्लास होगी उसमें इंक्लूड कर दूंगी। दे रखा है यहाँ पर, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही क्या होगा यहाँ पर कट। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो क्या है आपका सही दे रखा है, शिक्षकों को बिना अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते, ये भी गलत। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, तो नहीं, ऐसा थोड़ी है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारक, अनुवांशिक कारक, वातावरणीय अभिप्रेरणा, सेकेंड और थर्ड का संयोजन। तो देखिए अगर हम बात करें तो अगर बच्चा को जो है अपने जीन्स के थ्रू यानी अपने हेरिडिटी के थ्रू कुछ चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है गिफ्टेड हैं और उसके पेरेंट्स जो है किसी फील्ड में अच्छे हैं और उसके साथ साथ उसको इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल गया, तब क्या होता है, बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हेरिडिटी से मिल गई चीज़ें, उसको इन्वायरमेंट नहीं मिला उसके अकॉर्डिंग, तो भी बच्चा वहाँ पर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा सही तरीके से, वो गिफ्टेड नहीं हो पाएगा। बट हाँ, अगर उसको हेरिडिटी जो है अच्छी नहीं मिली, जो है आपका इन्वायरमेंट मिल गया, तो भी बच्चा नहीं कर पाएगा। हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए, हमारी हेरिडिटी से भी चीज़ें अच्छी चाहिए और इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड होगा, प्रतिभाशाली होगा। तो इसलिए आपकी दोनों ही चीज़ें सही होंगी, यानी सेकेंड और थर्ड का संयोजन, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, यहाँ पर दे रखा है, बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यही वाला ऑप्शन क्या है आपका सही होगी, जब हम अभ्यर्थी को खुद को मतलब
छूट दे रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, उसको खुद से कुछ चीज़ें सीखने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, खोज के द्वारा बच्चा सीखेगा, अन्वेषण करेगा यहाँ पर, तो आपका सही है। निष्क्रिय रूप से सुनना, गृह कार्य देते रहना, व्यक्तिगत कार्य देना, ये सारी चीज़ें गलत बात दे रखी है, तो आपका कट है। नेक्स्ट है गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है, डिसफ्रेजिया, डिसफ्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया तो आपका हो गया पढ़ाई लिखाई, जो पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा पढ़ेगा वो लिखेगा भी गलत, तो ये तो यहाँ पर आपका होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका जो दे रखा है डिसफ्रेजिया, तो डिसफ्रेजिया जो भाषाई संबंधी आपका विकार होता है, जिसको बच्चे में भाषा में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है बोलने में। डिसकैलकुलिया तो आपका गणित से संबंधित होता है, जिसमें बच्चों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हो गया, आपके कट होंगे। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका डिसफ्रेक्सिया, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट है। अगर आपको नहीं भी पता था, ये तीनों पते थे आपको, तो ये ऑप्शन आपका अपने आप निकल जाता। ठीक है, जिसमें बच्चे को क्या आती है, अधिगम निर्योग्यता, तो आपका सेकंड राइट है। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि हो। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश की भूमिका नहीं, विद्यालय की भूमिका नहीं है कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारा समाजीकरण का बात होता है, सोशलाइजेशन की बात होता है, तो इसमें आपके दो कारक होते हैं, एक तो होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका सेकेंडरी कारक यानी द्वितीयक कारक। तो सेकेंडरी कारक में आपका हमेशा ही स्कूल आएगा और जो प्राथमिक कारक है उसमें हमेशा ही आपकी फैमिली आएगी, और भी चीज़ें आती है बट ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रखा है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, अब आप बताइए कौन से कारक में आएगा, द्वितीयक कारक में, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन 13। ठीक है, 30, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो दे रखा है चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, तो ये किसने बताया, आपके जीन प्याजे ने, जीन पाइगेट ने। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए जो बच्चा है, मान लीजिए एक यहाँ पर ये बच्चा है, ठीक है, और ये वयस्क है यहाँ पर, मतलब कि बड़ा कोई व्यक्ति है, तो इसकी जो थिंकिंग है और इस जो बच्चे की थिंकिंग है, जितना ये वयस्क व्यक्ति सोचेगा उतना ये छोटा बच्चा भी सोच सकता है, यानी जो क्वालिटी है, सॉरी जो क्वांटिटी है आपकी, जो मात्रा है वो सेम रहेगी। ठीक है, बट जो क्वालिटी है, जो गुण है वो अलग होगा, क्योंकि ये जो बड़ा व्यक्ति है वो हो सकता है अपने ऑफिस के कामों के बारे में सोचे, ठीक है, जो उसके घर परिवार में चीज़ें चल रही उसके बारे में वो सोचे, बट एक छोटा जो बच्चा है वो अपने टॉय के बारे में सोचेगा, खिलौनों के बारे में सोचेगा, अपनी चॉकलेट्स के बारे में सोचेगा, तो उनकी गुण अलग अलग हो सकते हैं, बट क्या क्वांटिटी आपकी सेम होगी, यानी जितना आप सोचते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट उसके जो है क्वालिटी में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें एकदम मतलब इसके लिए क्लियर रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो अभ्यर्थी जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की की बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए, जिसको आप SCL से याद रख सकते हो कि इन्होंने किसकी बात की है, समाज की बात की, कल्चर की बात की और लैंग्वेज की बात की आपकी। तो इन तीनों चीज़ों को आप जब माइंड में रखेंगे SCL, तो आपके लेव वाइगोस्की से बनने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने आपका क्या दिया है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। ठीक है, अब NCERT में तो 8 ही गिवन है, बट इन्होंने तो 13 टाइप की दी है, तो अगर आपके एग्जाम में है तो आप 8 ही टिक करिएगा, वैसे तो पूछता नहीं है, बट फिर भी क्या पता सीटेट वालों का। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने आपकी मल्टीपल बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और उसके बाद में अगर लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर ले, तो इन्होंने नैतिक विकास के जो है सिद्धांत दिया है, और इनकी एक शिष्या भी थी, इस बार क्वेश्चन आया था कि नैतिक विकास जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया, इसकी आलोचना जो है इनकी शिष्या थी कैरोल ग्रिगन करके, उन्होंने की थी, और वो किस बेस पर की थी, तो इन्होंने किस बेस पर की थी, नारीवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो जो लॉरेंस कोहलबर्ग है आपका, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बॉय हैं, यानी जो लड़के हैं उन्हीं, यानी जो इनकी थ्योरी है वो, उन्होंने बोला था कि जेंडर बायस थ्योरी, उन्होंने सिर्फ लड़कों के ही जो प्रोस्पेक्टिव है
उनको ध्यान दिया, लड़कियों के पक्ष को इन्होंने लिया ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है कैरोल गिरगन जो कि इनकी ही शिष्याएं हैं, आलोचना करती हैं। ठीक है, तो आपको इन सारे पॉइंटों को जितने भी मैंने बताया ध्यान में रखने हैं, और इन चारों ही लोगों को आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग, ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप इन चारों लोग को भी पढ़ के जाओगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पर 100% गारंटी देती हूँ इस चीज़ की, आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। आप खुद पेपर दे के आइएगा, इवन 7 से 8 क्वेश्चन आप इन्हीं चारों लोग से बनेंगे आपके, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर और कोहलबर्ग, जिसमें से कि 3 तो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर भी हैं, बट ये तीनों को तो मतलब गलती से भी आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। इवन अगर मैथ, साइंस और सब सारे सब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें अगर मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आपकी इन्हीं लोगों से बनने वाले हैं। तो प्लीज़, उसके अलावा एनईपी हो गई आपकी 2020, आरटी हो गया, ठीक है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सोशलाइजेशन आपका हो गया, इससे भी एक दो क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं, प्राथमिक कारक, द्वितीयक कारक। उसके बाद में देखिए हार्वर्ड गार्डनर मैंने आपको बताया ही। उसके बाद में जितने भी आपकी जो पॉलिसीज़ आई हैं ना, उनको जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको जो है कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ों, जीन पियाजे का अलग, लेव वाइगोस्की का अलग, लॉरेंस कोहलबर्ग का अलग, जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करा दूँ, बट आप खुद से भी करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्लासेस से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।